हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं अपना डेली जीके डोज में। तो कल आपका था इसका पहला सेट, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका सेकेंड सेट। और कुछ लोगों का डिमांड था कि मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाऊं, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे भाई, क्वेश्चंस का नंबर तो मैं बढ़ा दूं, लेकिन उससे पहले आपको उसके लिए कैपेबल होना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे टारगेट है कि मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चंस दूं और एक्सप्लेनेशन में मैं अच्छा सा टाइम दूं, ताकि आपको कुछ न्यू सीखने को मिले और कुछ अच्छा सीखने को मिले। मैं कभी भी क्वांटिटी के लिए क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करूँगा, ये हमेशा आप ध्यान में रखना। एक मंथ तक मेरा ये चलेगा 20 क्वेश्चंस का ही। आप पहले आदत डाल लो डेली देखने का, उसके बाद फिर अगले मंथ से मैं इसमें 50 क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। अब 50 क्वेश्चंस अभी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 50 क्वेश्चंस अगर मैं करूँगा तो वीडियो का लेंथ मेरा लंबा जरूर होगा, क्योंकि मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करूँगा 50 क्वेश्चन किसी तरह से मुझे 20 मिनट में 15 मिनट में कवर करना है। अगर 50 क्वेश्चंस रहेंगे तो कम से कम आपका 40 से 50 मिनट हो सकता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी होता है हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में तो नहीं बोल सकता हूँ। इस कारण से अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको आप डेली देखते रहो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले आप इसका आदत डाल लो डेली रिवाइज करने का। देखो, मेरा ये मोटिव है कि जिस तरह से आप एक सेट बनाते हो, तो बुक और यहाँ अंतर क्या है। देखो, बुक में आप एक सेट बनाते हो, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन मिलाते हो, एक्सप्लेनेशन देखते हो, आपको नहीं मिलता है फिर आप उसको इधर उधर ढूंढने का कोशिश करते हो। यहाँ पर मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए पूरा एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन तैयार करता हूँ, फिर आपको वो देता हूँ, ताकि आपको कहीं ढूंढने का ज़रूरत ना हो। तो मैं टाइम इस पर लगा रहा हूँ, इसका बेनिफिट आप लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज के सेट का आपका पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है। चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लकड़ी का। किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का। अब देखो, यहाँ पर आपको आया हुआ है पाटलिपुत्र में स्थित। अब पाटलिपुत्र पटना आप जानते हो, पाटलिपुत्र में कहाँ स्थित है? ये स्थित है कुम्हरार में। कहाँ स्थित है? कुम्हरार एक जगह है, कुम्हरार में स्थित है चंद्रगुप्त का महल, जो बना हुआ है लकड़ी से। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये बनता है कि अच्छा, लकड़ी से क्या बना हुआ है? मेनली इसका जो रूफ है, रूफ लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। अब जो पिलर बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पिलर लकड़ी से नहीं बना हुआ है, इसका पिलर बना हुआ है बलुआ पत्थर से, यानी सैंडस्टोन से, ठीक है, बलुआ पत्थर। और कहाँ से लाया गया ये बलुआ पत्थर, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये है चुनार, ठीक है, चुनार नामक जगह से ये बलुआ पत्थर लाया गया, उसी से बना हुआ है इसका पिलर। तो ये दो चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? अब पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनता है कि बिहार से 1857 के क्रांति में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो ये किया था नेता कुंवर सिंह ने। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि कुंवर सिंह कहाँ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था 1857 में? तो ये क्या गया था? जगदीशपुर। ये जगह याद रखना आप, जगदीशपुर बिहार में है, ठीक है। तो जगदीशपुर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अब अभी जो क्वेश्चन है ये है कि इनका देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत हुआ था अप्रैल 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। तो कुंवर सिंह के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है कि ये 1777, याद रखना आपके लिए आसान है, क्योंकि इसमें 777 आया हुआ है, 1777, यानी 1777 में इनका जन्म हुआ और 1858 में इनका मृत्यु हुआ, ठीक है। अब मंथ भी आप याद रखना मृत्यु का, अप्रैल 1858 में इनका मृत्यु हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन जो इनसे बनता है कुंवर सिंह से, वो क्या बनता है? वो ये बनता है कि इन्होंने कहाँ से रिप्रेजेंट किया था अपने आप को 1857 में? तो ये क्या गया था? जगदीशपुर। अब जगदीशपुर अभी कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जाता है। जगदीशपुर अभी है भोजपुर जिला में। कहाँ है? भोजपुर जिला बिहार में है, भोजपुर जिला वहाँ है अभी स्थित जगदीशपुर, वहीं से इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, कुंवर सिंह से थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था उस वक्त इनका उम्र क्या था? तो उस वक्त इनका उम्र था 80 वर्ष। आप समझ सकते हो कि कोई 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति कोई युद्ध करने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा चर्चित भी रहे। अब इनका एज 80 वर्ष तो था, इसीलिए इनको असिस्ट करने के लिए इनके दो भाई भी साथ में थे। तो आपसे भाई का नाम पूछा जा सकता है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे के एग्जाम में
पॉसिबल है कि आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि हर बार जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आप भाई का नाम याद रखो, क्योंकि वो फेमस थे और एक थोड़ा सा स्टोरी भी है उसके पीछे में कि इन्होंने जो जीत हासिल की वो अपने भाइयों के बदौलत ही की, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है। तो भाई का नाम क्या था? इनके दो भाई थे, एक का नाम था अमर सिंह, बाबू अमर सिंह, एक का नाम था अमर सिंह और दूसरे का क्या नाम था? दूसरे का नाम था कृष्ण सिंह। इन दोनों का नाम आप याद रखना, ठीक है? अमर सिंह और कृष्ण सिंह दोनों, जो पहला वाला है इनका नाम है बाबू अमर सिंह। टोटल पूरा नाम याद रखो, बाबू अमर सिंह, और दूसरा था इनका नाम था हरे कृष्ण सिंह, ठीक है? हरे कृष्ण सिंह, अमर सिंह, बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह, इनका दो भाई था। इसमें से जो हरे कृष्ण सिंह था ये था कमांडर इन चीफ उनका, कमांडर इन चीफ, ठीक है? कमांडर इन चीफ कौन था? ये था हरे कृष्ण सिंह, जो इनका दूसरा भाई था, और पहला था बाबू अमर सिंह। तो ये दोनों भाई इनके साथ थे। और हरे कृष्ण सिंह जो था ये एक बहुत अच्छे सेनापति बने और इन्होंने अच्छे से युद्ध को लड़ा। ये था थोड़ा सा स्टोरी जो इनके बारे में आपको याद रहना चाहिए। और दूसरा जो एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, वो याद रखना है कि अंग्रेज की तरफ से कौन थे इनके खिलाफ। तो जगदीशपुर से तो हो गए नेता कुंवर सिंह, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ से थे डगलस। क्या नाम था उनका? डगलस, ठीक है? डगलस अंग्रेज की तरफ से इनके खिलाफ था। और एक और क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ से कि इन्होंने जो रिवेलियन को ज्वाइन किया था, यानी जो क्रांति था उसमें जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कहाँ किया था? तो वो किया था आरा से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, अभी हाल फिलहाल 3-4 एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है? कहाँ इन्होंने अपने आप को शामिल किया था रिवेलियन में? तो आरा में, ये भी आप याद रखना। और सबसे पहला जो इनका अटैक था वो था दानापुर से, ठीक है? दानापुर से इनका अटैक चालू हुआ था। शुरुआत में ये हार गए थे, लेकिन फिर से हार के जब ये भाग रहे थे, एक स्टोरी यहाँ पर भी है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो हार कर ये भाग रहे थे तो कौन से नदी को इन्होंने पार किया था? तो इन्होंने गंगा नदी को पार किया था और ये चले गए थे कानपुर, यूपी। और डगलस जो था, डगलस इनका पीछा कर रहे थे और गंगा नदी को पार करते समय में उन्होंने इनके नाव पर फायर किया था, जिससे इनको एक गोली लग गया था इनके हाथ में और पॉइजन वो धीरे धीरे फैल रहा था, इनका हाथ नाकाम हो गया था, जिसके कारण से इन्होंने अपने हाथ को काट कर गंगा माँ को चढ़ा दिया था। ये बहुत ही एक फेमस इंसिडेंट रहा जो इतिहास में, और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वो महान सुरवीर हुए जिन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा माँ को चढ़ाया था? तो वो थे वीर कुंवर सिंह। तो डगलस का गोली लगा था इनको, ठीक है? उसके बाद फिर जब वापस आए तो उन्होंने 1-2 विजय हासिल की। उसके बाद फिर 58 में उनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा आप जानते हो ये भी इतिहास में बहुत फेमस रहे हैं। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये था रांची। बिरसा मुंडा कहाँ से युद्ध कर रहे थे, कहाँ से उन्होंने अपने जाति को रिप्रेजेंट किया? वो है रांची, और वो मुंडा विद्रोह के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद आप जानते हो, स्वामी सहजानंद का संबंध किसी से है? यह है किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। और कहाँ के किसान आंदोलन? तो बिहार के किसान आंदोलन। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद, ठीक है? अब देखो ये जो किसान आंदोलन था बिहार का, ये चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन जो आप जानते हो 1917 का है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड एक फॉर्म है बिहार किसान आंदोलन, ठीक है? अब ये किसके खिलाफ था आपसे ये भी पूछा जाता है। एक यहाँ पर सिस्टम था उस वक्त, 3 कठिया प्रणाली। कौन सा था? 3 कठिया प्रणाली। ये 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ था। आप इसको भी नोट डाउन कर लो कि किसान आंदोलन जो बिहार का था वो 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ था। अब 3 कठिया प्रथा था क्या? तो देखो 3 कठिया प्रथा जो था वो था कि 3/20 भाग पर अगर कोई भी किसान का खेत है तो उसके 3/20 भाग पर उसको नील उगाना पड़ेगा, यानी इंडिगो, ठीक है? नील उगाना पड़ेगा 3/20 भाग पर। कोई भी किसान हो उनको ये उगाना ही पड़ता था जो बिहार के एरिया के थे। तो इसी प्रथा के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन किया था। अब देखो 3/20 क्यों आया ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। आप जानते हो 1 बीघा, हमारे यहाँ बीघा चलता है और 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, ठीक है? 20 कट्ठा। तो अगर किसी के पास 1 बीघा है यानी उसके पास 20 कट्ठा जमीन है, उसमें से उसको 3 कट्ठा पर
क्या करना पड़ता था, 3 कट्ठा पर नील का खेती करना पड़ता था, इसी से इसका नाम पड़ा 3 कठिया। ठीक है, कट्ठा से बन गया कठिया, 3 कठिया प्रणाली। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर उसको करना पड़ता था नील का खेती। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको नाम से याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अनुच्छेद जो भी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पर डे में कुछ ना कुछ अनुच्छेद इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको 1-2 करके याद हो जाए। अभी देखो बहुत टाइम है आपके पास, अगर आप पढ़ रहे हो डेली तो, अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो तो आपके पास बहुत कम टाइम है। आप डेली अगर पढ़ रहे हो तो अभी आपके पास टोटल 4 महीने SSC के एग्जाम में, और तब तक आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। ये जो मैं अनुच्छेद इंक्लूड कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इसको आपको खा जाना है बस किसी भी तरह से। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे अनुच्छेद इंक्लूड कर लिए हैं, आज तो 2-3 क्वेश्चन में आ जाएंगे लगातार, तो आपको तैयार रहना है इसके लिए। देखो पहला है कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। आपको ये बताना है कौन सा गलत सुमेलित किया गया, ये सही है। आपको यहाँ से ये रट जाना है कि अनुच्छेद 14 से 18 यह है समानता का अधिकार। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 20 से 22। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह है 23 और 24। कौन सा है, 23 और 24। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है अनुच्छेद। इसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28, ये सही है। और इसके बाद है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, ये भी सही है। तो आपका गलत क्या हुआ, आपका गलत था शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 है। तो आप इसको अपोजिट नहीं, उल्टा करके भी याद रखो, इधर से इसको हटा दो और ढककर आप इसको याद रखो। 14 से 18 अनुच्छेद में क्या है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कहा गया है कि आप बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगवा सकते, और सब जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं वो है 23 और 24। इसके बाद 25 और 28, 25 से 28, 25 और 28 है धार्मिक स्वतंत्रता, और 29 और 30 है यह है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। शरीर में भोजन का ग्रहण, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत ऑप्शन चुन लेते हैं, वो है डाइजेशन। ये गलत है, डाइजेशन नहीं होता है, ये होता है इंजेशन। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अंतग्रहण। अंतग्रहण इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन। अब 4 प्रोसेस होता है, चारों का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कौन कौन सा प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, भोजन ग्रहण करने का प्रक्रिया है। ग्रहण यानी आप जो खाते हो, इस खाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, खाने के बाद आपके शरीर में जाता है वो खाना, पेट में जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है डाइजेशन। ठीक है, मुख से ही ऐसे स्टार्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपके मुख से, सलाइवा में जो मिक्स होता है भोजन, उस वहाँ से डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इंजेशन, यानी भोजन को इंजेक्ट किया अपने अंदर आपने, यानी इसको खाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डाइजेशन, और उसके बाद होता है आपका क्या, इसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन, यानी आपने अब्जॉर्ब किया फूड को, यानी आपके शरीर में अब अब्जॉर्ब होने लगा। ये खाना पच गया, पच के ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, अब ये शरीर में अब्जॉर्ब हो रहा है। जब अब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर होता है एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, ये जो भोजन है जो आपने खाया ये लिक्विड फॉर्म में गया, अब ये टूट के अलग अलग फॉर्म में बनने लगता है। जैसे इसे कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सारे चीज अलग अलग होने लगते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद जब आपने खाकर अपना जो आपको जरूरी था वो आपने ले लिया, यानी ये साइकिल पूरा कर लिया, तो जो अवशेष पदार्थ बच गया उसको आप कर देते हो इजेक्ट, यानी बाहर निकाल देते हो, तो इसको बोलते हैं विसर्जन। ठीक है, तो ये बाहर आप निकाल देते हो, इसको विसर्जन। ये 4-5 प्रोसेस हैं जो पूरा आपके इसमें आता है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राजधारी और देवदारी झरना स्थित है। अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपको पता हो ना हो, इस क्वेश्चन से मैंने आपको 4 चीजें बताई।
ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन का वेटेज समझना पड़ता है। अब देखो, पहला मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी आपने अगर वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बता दिया तो ये आपको पता चल जाएगा वो कहाँ है। दूसरा मैंने बताया कि यहाँ राजधारी और देवदारी ये 2 झरना है, राजधारी और देवदारी। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि राजधारी और देवदारी कहाँ है। तो ये है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा 2 झरना है? यह है राजधारी और देवदारी। तो राजधारी और देवदारी झरना कहाँ है? यह है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? इसमें हीट रिलीज होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गर्मी विकसित होता है। ये आपका सही आंसर होगा। अब देखो, 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसमें हीट लिया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ आपको एक्सोथर्मिक पूछ रहा था, तो यहाँ हीट रिलीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन गैल्वेनीकरण से संबंधित है? गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन से कौन सा संबंधित है? ये क्वेश्चन शायद आपने जनरली नहीं देखा होगा अभी तक। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गैल्वेनीकरण से कौन सा संबंधित प्रक्रिया है, और यहाँ प्रक्रिया में आप देख रहे हो एनर्जी कन्वर्सन है। तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अब देखो, अब थोड़ा सा याद रखने के लिए आप याद रखना, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होता है गैल्वेनाइजेशन। इसमें जो सेल यूज किया जाता है इस तरह से, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, आप दोनों को सेल के फॉर्म में याद रखना, तो आपको याद रह जाएगा। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आपसे यहाँ पे गैल्वेनीकरण के बदले में ये पूछा जा सकता है किस तरह का जो कन्वर्सन है एनर्जी का, वो होता है गैल्वेनिक सेल में या वो होता है इलेक्ट्रिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो आप दोनों को समझ लो एक बार अच्छे से फिर से कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो ये होता है गैल्वेनिक सेल, और अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो ये होता है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर आपका बात किया जा रहा था गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? गैल्वेनीकरण प्रोसेस के दौरान गैल्वेनिक सेल। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रख लो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कभी भी जंग की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती, वो भी तब जब उस धातु को हवा में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको अच्छा लगा या नहीं लगा पता नहीं, पर मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वो धातु का नाम आपको बताना है जो कभी भी जंग की प्रक्रिया को समर्थन नहीं करता है। अब ऑप्शन देखोगे, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। अब लोहा तो आप जानते हो कि जंग इसमें लगता है, पर रेस्ट जो भी मेटल्स हैं वो सब आप अननोन हो कि जंग लगता है कि नहीं लगता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है सोना। अब आपको ये लग रहा होगा चांदी और तांबा में जंग लगता है क्या? तो चांदी और तांबा में जो जंग आप जानते हो लोहा में लगने वाला, सिर्फ वही जंग नहीं होता है। कोई भी अगर कोरोजन होता है किसी भी मेटल में तो उसको हम लोग जंग की प्रक्रिया बोल सकते हैं। तो आप देखते हो अगर चांदी को भी आप लंबा टाइम तक बाहर में छोड़ दो तो इसका भी रंग बदलने लगता है। इसको रस्टिंग नहीं बोलते हैं, इसको टार्निशिंग बोलते हैं। ठीक है, टार्निश हो जाता है, यानी उसका जो रंग है वो फीका पड़ने लगता है। तो एक तरह का ये रस्टिंग प्रोसेस होता है उसमें। ठीक है, वो सपोर्ट करता है। तांबा में भी वही चीज होता है। गोल्ड नोबल मेटल है और इसको जो हाईली नॉन कोरेसिव मेटल बोलते हैं, यानी ये वेदर के रिएक्शन को हाईली अपोज करता है, वो मेटल होता है सोना। इसलिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सोना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आ सकता है ये आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सूखे सेल या बैटरी जिसको आप बोलते हो सूखा सेल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। सूखे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किस चीज के रूप में? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अब ध्यान रखना, ड्राई सेल का बात किया जा रहा है, सूखा सेल।
ठीक है। और सूखा सेल आपको ये पता होगा, सूखा सेल और आपका जो प्राइमरी सेल होता है वो उस कैटेगरी में आता है आपका सूखा सेल, ड्राई सेल, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक इजी सा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी जीव जो पोषक तत्व है उसका सेवन करता है और उसका उपयोग करता है, इसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सरल अकार्बनिक पदार्थ से खुद का भोजन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, आप इंग्लिश में याद रखा करो, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है कि आपको इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है और फिर आप वहां पर जानते हुए भी नहीं मार पाते हो। अगला क्वेश्चन है कि पोषण के उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर करते हैं, इसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। दोनों क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि बहुतों को ये कंफ्यूजन होता है जब ये सारे टर्म्स आ जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ तो कंफ्यूज आते हैं स्टूडेंट कि क्या होगा आंसर। सिंपल अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो अपना खाना नहीं बना पाता है उसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक यानी परपोषी, और जो खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, यानी स्वपोषी। लेकिन ये सारे टर्म्स को इंक्लूड करके क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस कीवर्ड को पकड़ना है। अब ये क्वेश्चन है एक मजेदार क्वेश्चन जहां पर आप फंसोगे। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है तो इसे क्या कहते हैं, यानी वे जीव जो कोई भी मृत चीजों के अवशेष पर यानी मृत चीजों पर रहता है, ठीक है, कोई भी चीज सड़ रहा है उस सड़े गले को खाकर वो रहता है तो उसको क्या बोलते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मुझे गाली दे रहे होंगे कि यहाँ पर सर तो आपने हिंदी तो डाला ही नहीं। भाई मेरे हिंदी मैंने जानबूझ कर नहीं डाला क्योंकि हिंदी आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर सही करवा देगा पर एग्जाम में गलत करवा देगा। अब हिंदी में इसका नाम होता है मृतोपजीवी, यानी आप आसानी से उसको समझ लोगे कि ये मृत चीजों पर रहता है तो मृतोपजीवी हो गया। अब वो चीज एक तरह से आपके लिए एक हानिकारक चीज हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में अगर वो नहीं रहा तो आप नहीं मार पाओगे, आप इजिली यहाँ निकल जाओगे लेकिन एग्जाम में नहीं मार पाओगे। और मेरा आपको फोकस बरगलाने का नहीं है, आपको अच्छी चीजें सिखाने का है। तो यहाँ पर आप इसको देखो, इसका नाम जो ओरिजिनल नाम है वो इंग्लिश नाम ही है, वो है आपका सेप्रोट्रोपिक। क्या है, सेप्रोट्रोपिक। आपका सही आंसर है डी, सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसको कहते हैं अगर कोई सड़े गले चीजों पर भोजन के लिए डिपेंड करता है, ठीक है। तो हिंदी में आप दिमाग मत लगाओ, आप इंग्लिश में रखो, क्योंकि हिंदी आपको अगर दे दिया बहुत ही अच्छा है, ईजी है आपके लिए, आप आसानी से मार लोगे। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया है। वह सबसे छोटा सैटेलाइट जिसको इसरो ने अभी हाल ही में जनवरी में ही इसको क्या किया है, इसको प्रक्षेपित किया है, यानी भेजा है इसको अंतरिक्ष में। तो वह कौन सा सैटेलाइट, वह है कलाम सेट। कौन सा है, कलाम सेट। अच्छा देखो, जो भी मैं करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और वो आपके लाइफ टाइम का क्वेश्चन होता है, यानी कभी भी आपका एग्जाम हो तो वो सारे क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि मैं स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, उस तरह के क्वेश्चंस लेता हूँ जो लॉन्ग पीरियड में आपको हेल्प कर सके। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 2019 के ही एग्जाम में आए, 2020 के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी अभी अगर एग्जाम हो उसी में आएगा, दिसंबर में एग्जाम होगा तो नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस सेट में। इसलिए आप इसको अच्छे से याद रख लिया करो क्योंकि बहुत लंबा टाइम तक आपको हेल्प करेगा। क्या है इसका नाम, इसका नाम है कलाम सेट, जो भारत के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बालिका दिवस दो तरह का होता है, एक होता है राष्ट्रीय यानी जो इंडिया में हम लोग मनाते हैं, और एक होता है इंटरनेशनल जो वर्ल्ड में मनाते हैं, ठीक है। तो इंडिया वाला 24 तारीख और जो इंटरनेशनल वाला है वो कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 11 अक्टूबर को। तो आपको दोनों क्लियर रखना है, 24 जनवरी और 11 अक्टूबर। अब 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग,
तो इस दिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस दिन क्या हुआ था, तो मैक्सिमम 80% स्टूडेंट इसको गलत कर बैठते हैं कि उस दिन इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। नहीं, उस दिन इंदिरा गांधी का जन्म नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी के जन्म के दिन पर नहीं मनाते हम लोग, इस दिन इंदिरा गांधी पीएम बनी थी, यानी उन्होंने पीएम पोस्ट का ओथ लिया था, या पहली बार वो पीएम की गद्दी पर बैठी थी, पीएम की कुर्सी पर बैठी थी 24 जनवरी को। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं उस दिन को बालिका दिवस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और इससे दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि कब से हम लोग ये मना रहे हैं, तो हम लोग ये मना रहे हैं 2008 से। कब से मना रहे हैं, 2008 से। कहीं कहीं आपको अगर 2008 ऑप्शन में नहीं मिले तो आप 2009 भी इसको ले सकते हो, अगर 8 नहीं रहे तो। ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको 2008 ना मिले, 2009 आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर 2008 है तब तो है। 2008 से हम लोग ये मनाना चालू किए हैं। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या, अभी मैंने आपको बताया कि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी पीएम की कुर्सी पर बैठी थी, ठीक है, यानी ये उन्होंने पीएम का ओथ लिया था पहली बार, इस कारण से हम लोग मनाते हैं। पर कब, तो ये था 1966 में वो पहली बार पीएम बनी और पीएम की चेयर पर बैठी। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसका सारा डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट था, आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद छोड़ वर्ष 2004 में सेना में शामिल हुए शहीद लॉन्स नायक नजीर वानी, आप नाम याद रखना, लॉन्स नायक नजीर वानी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मरणोपरांत निम्न में से किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया 2019 में इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान है वो है अशोक चक्र। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस तरह से है, आप देखो पहला ही जो वर्ड है वो है आतंकवाद को छोड़कर, यानी ये पहले एक आतंकवादी थे और उन्होंने आतंकवाद को छोड़कर सेना में शामिल होने का फैसला किया। उनका नाम है लॉन्स नायक नजीर वानी, लॉन्स नायक नजीर वानी। अब इनको शहीद होने के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में 7.5% तथा 2020 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये अनुमान जो लगाया गया है, ये पहले मैं बता देता हूँ, ये अनुमान लगाया गया है IMF के द्वारा। IMF के द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना किसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, ठीक है, फिर आपको वर्ल्ड बैंक का आता है, फिर आपका आ जाएगा RBI, तो इस तरह के चीज़ें, फिर मूडीज है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किसका है, ये है IMF का। IMF ने ऐसा अनुमान लगाया है कि 2019 में इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है उसका वृद्धि दर, डेवलपमेंट रेट रहेगा 7.5 और 2020 में 2.2 से बढ़ेगा और ये हो जाएगा 7.7%, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज के हमारे जो आपका डेली जीके डोज है उसका टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके मुझे भी बता देना, मुझे भी पता चलेगा किस तरह से आपको क्वेश्चंस बेनिफिट कर रहे हैं। चलिए फिर से मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।